हेलो गाइस। तो आज का लीड कोड चैलेंज ऑफ द डे, मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स टू सीट एवरीवन। प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देयर आर n सीट्स एंड n स्टूडेंट्स इन अ रूम। यू आर गिवन एरी सीट्स ऑफ लेंथ n वेयर सीट्स i इज द पोजीशन ऑफ द ith सीट। ठीक है। यू आर ऑल्सो गिवन एन एरी स्टूडेंट्स ऑफ लेंथ n वेयर स्टूडेंट j इज द पोजीशन ऑफ द jth स्टूडेंट। तो हमें एक सीट्स नाम का एरे गिवन है और एक स्टूडेंट्स नाम का। सीट्स नाम के एरे में सीट्स की पोजीशन है, स्टूडेंट्स नाम के एरे में स्टूडेंट्स की पोजीशन है। ठीक है। You may perform the following moves any number of time. Increase or decrease the position of the ith student by 1। ठीक है। तो हम एक मूव परफॉर्म कर सकते हैं। वो मूव क्या है? या तो हम ith स्टूडेंट की पोजीशन को बढ़ा दें या डिक्रीज कर दें। तो अगर उसकी पोजीशन x थी तो हम उसे x+1 कर सकते हैं या x-1 कर सकते हैं। ठीक है। इस एक ऑपरेशन को एक मूव में काउंट किया जाएगा। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड टू मूव ईच स्टूडेंट टू अ सीट सच दैट नो टू स्टूडेंट्स आर इन द सेम सीट। ठीक है। हमें मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स बताने सच दैट हर एक स्टूडेंट को एक सीट मिल जाए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो स्टूडेंट्स को एक सीट मिले, नहीं, हर एक स्टूडेंट को अपनी इंडिविजुअल अलग सीट मिलेगी। ठीक है। नोट दैट देयर आर मल्टीपल सीट्स और स्टूडेंट इन द सेम पोजीशन एट द बिगिनिंग। ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल स्टूडेंट्स और सीट्स एक सेम पोजीशन पे हों। ठीक है। इसके कंस्ट्रेंट्स को देख लेते हैं। तो कंस्ट्रेंट्स जो है हमारे पास n इक्वल इक्वल सीट्स डॉट लेंथ इक्वल स्टूडेंट्स डॉट लेंथ, और एन कहाँ तक है? 1 से लेके 100 तक। तो कंस्ट्रेंट्स तो ज़्यादा हमारे पास हार्ड है नहीं। तो चलो करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व। पहला एग्जांपल ले लेते हैं। तो सीट्स में पहला एग्जांपल 315 है। ठीक है। स्टूडेंट्स में 274। तो कुछ ऐसा होगा। लेट से मेरे पास स्टूडेंट्स है 274 पे, और आई गेस सीट्स थी 315 पे। हाँ, सीट्स हैं 315 पे। ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें इस स्टूडेंट को, जो कि ये स्टूडेंट सर है, ठीक है, और ये सीट्स का है। तो इस स्टूडेंट के पास तीन ऑप्शन है। या तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, या फिर यहाँ पे जाएगा। ठीक है। तो लेट से इसने इन तीनों में से कोई एक सीट चूज करी। लेट से ये वाली चूज कर ली। ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा? बाकी के बचे हुए स्टूडेंट्स भी तो अपनी सीट चूज करेंगे। ठीक है। तो लेट से कि ये वाला स्टूडेंट था। अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये यहाँ पे जाएगा या फिर यहाँ पे जाएगा। तो इसने क्या करा? इसने ये वाली सीट चूज कर ली। ठीक है। इन दोनों में से एक ऑप्शन चूज कर लिया। और बचे हुए स्टूडेंट्स, एक ही स्टूडेंट बचा है। ठीक है। इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ये वाला। इसने ये चूज कर लिया। तो हमने देखा कि हमारा जो फर्स्ट स्टूडेंट था, उसके पास कितनी चॉइसेस थी? उसके पास n चॉइस थी। सेकंड स्टूडेंट के पास n-1। और ऐसे ऐसे हम अगर करते जाएंगे तो nth स्टूडेंट के पास कितनी चॉइसेस हैं? सिर्फ एक चॉइस है। ठीक है। तो अगर हम कुछ ऐसा करें कि हम पहले फर्स्ट स्टूडेंट को सारी पोजीशन दे के देखें। लेट से मेरे पास जो फर्स्ट स्टूडेंट था 2। ठीक है। ये किस पोजीशन पे था? 2 पोजीशन नंबर, या पोजीशन, या फिर मैं कह सकता हूँ एक्स कोऑर्डिनेट पे 2th पोजीशन पे ये था। यानी इसका कोऑर्डिनेट से 0 2 या कुछ भी मान सकता है। ठीक है। तो इसको मैं कहाँ कहाँ लेके जा सकता हूँ? तो या तो मैं इसको 3 पे ले जा सकता हूँ। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? इसकी ये पोजीशन फिक्स हो गई। अब मेरे पास बचा दूसरा स्टूडेंट जो कि 7 पर है। अब उसे मैं कहाँ के लेके जा सकता हूँ? 1 या 5 में से कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ। तो लेट से मैंने इसे 5 पे लेके गया। ठीक है। और सिमिलरली मैंने फोर्थ को कहाँ पे लिया? 1 पे ले लिया। तो कोई एक केस ये हुआ। ठीक है। अब एक और केस हो सकता है कि हम क्या करें? हम 2 को 1 पे लेके जाएं। ठीक है। और 7 को कहाँ लेके जाए? फिर 7 को 3 या 5 में से कहीं लेके जाएंगे। तो लेट से हम 7 को 3 पे लेके गए। ठीक है। और 4 को 5 पे। तो आप यहाँ समझ रहे होगे कि हमारे केसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बन सकते हैं। वो कैसे बन सकते हैं? तो पहले स्टूडेंट के पास n चॉइसेस है। ठीक है। फिर दूसरे स्टूडेंट के पास कितनी चॉइसेस होंगी? ऑब्वियसली n-1। देखो, तो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट जो कि 2 पे था, यानी
पोजीशन 2 पे था। पोजीशन 2 का मतलब ये नहीं कि कोई पोजीशन है जिसका नाम 2 है, नहीं, वो एक्स कोऑर्डिनेट से 2 मीटर दूर था या 2 यूनिट दूर था, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, उसके पास 3 ऑप्शन है, 3, 1, 5। इन 3 में से वो कोई एक चूज करेगा, तो ठीक है। तो हमारे क्या हुआ, तो उसने कोई एक चूज करा, तो अब दो ही तो सीट्स बची रहेंगी। तो अगर उसने ये चूज किया होता तो ये बचती, ये चूज किया होता तो ये दोनों बचती, और ये चूज किया होता तो फिर ये दोनों बचती, ठीक है। तो पहले केस में हमारे पास n चॉइसेस हैं, सिमिलरली दूसरे स्टूडेंट के केसेस में हमारे पास n-1 चॉइस है। ऐसे ऐसे अगर हम करते रहेंगे तो हमारे पास nth स्टूडेंट के केस में कितनी चॉइस है, 1। तो अगर हम इस केस में अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना चाहें तो ये कुछ ऐसा बनेगा, n इंटू n-1 इंटू n-2 टिल 1। ये क्या है, ये n फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमारी कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस ऑर्डर की आ रही है, ठीक है, इस ऑर्डर की आ रही है। और हमारे n के कंस्ट्रेंट कहाँ थे, n कहाँ तक हो सकता है, n 100 तक हो सकता है। तो भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ इतनी हो सकती है, ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया भाई, 100 फैक्टोरियल। तो ये वाली जो अप्रोच है जिसमें हम हर केस को फॉलो करना चाह रहे हैं, इसे मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच कह देता हूँ, क्योंकि इसमें आइडियली हम हर सिनेरियो कैलकुलेट कर रहे हैं। भाई फर्स्ट स्टूडेंट को पहले हर सीट पे लेके जा रहे हैं, फिर अगर हमने फर्स्ट स्टूडेंट को कोई सीट दी है तो उसके बाद जो n-1 सीट्स हैं उसमें हम सेकंड स्टूडेंट को हर सीट पर प्लेस कर रहे हैं। सिमिलरली फिर जो थर्ड स्टूडेंट है उसके पास n-2 ऑप्शन है, फिर हम उसको n-2 ऑप्शन पे प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें हम सारे आउटकम्स कैलकुलेट कर ही लेंगे ना इन दी एंड। तो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गई, है ना। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने आपको बताई, फर्स्ट स्टूडेंट के पास एन चॉइस, सेकंड स्टूडेंट के पास अगर फर्स्ट स्टूडेंट ने कोई एक सीट चूज कर ली तो n-1, थर्ड स्टूडेंट के पास n-2, सिमिलरली nth स्टूडेंट के पास एक चॉइस। तो ओवरऑल हमारे पास क्या बनेगा, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू 1, ठीक है। अगर हम सारे आउटकम्स निकालेंगे दैट इज n फैक्टोरियल, और n कहाँ तक जा सकता है, 100 तक। सो o ऑफ 100 फैक्टोरियल इज अ वेरी बिग नंबर, ठीक है, बिग ऑफ 100 फैक्टोरियल इज वेरी बिग नंबर। सो वी वोंट बी गेटिंग एन आंसर थ्रू दिस अप्रोच। इस अप्रोच से अगर हम आंसर निकालेंगे तो टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में क्या कर सकते हैं हम एक ऑप्टिमाइज अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाली अप्रोच में प्रॉब्लम क्या थी कि भाई हम सारे आउटकम्स निकाल लेते, ऑल आउटकम्स, एंड फिर हर आउटकम के लिए, फॉर एवरी आउटकम वी वर कैलकुलेटिंग आंसर, ठीक है। हर आउटकम के लिए आंसर कैलकुलेट कर रहे थे। अब आंसर कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, ऑप्टिमाइज अप्रोच जानने से पहले एक बार यही देख लेते हैं कि भाई आपने सारे आउटकम तो कंसिडर कर लिए, आप ये तो बताओ उसमें एक बार एक आउटकम बना दिया है आपने तो उसमें आंसर कैसे निकाल रहे हो। तो देखो, लेट से जब मेरी कोई भी पोजीशन किसी भी स्टूडेंट के लिए फिक्स हो जा रही है, तो अगर वो 2 पे पहले था और लेट से वो 2 से 5 पे गया, मैंने कहा कि भाई मैं इसको 2 से 5 पे लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ मूव्स कितने हुए, 3, ठीक है। फिर मेरे पास 7 के लिए दो चॉइसेस है, भाई यहाँ पे मेरे पास 2 के लिए जो स्टूडेंट यूनिट 2 पे था या फिर एक्स कोऑर्डिनेट पे 2 पे था उसको मैं 5 पे लेके गया, तो उसके लिए कैसे कितने मूव करने पड़ेंगे, 3 मूव करने पड़ेंगे, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ठीक है। अब सिमिलरली 7 के पास कितनी चॉइसेस हैं, दो, तो लेट से इनमें से उसने कोई एक चॉइस चूज करी, लेट से 3। तो अभी 7 से अगर 3 जा रहा है तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मूव्स लगेंगे, 4। भाई 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 4। सिमिलरली अगर मैं 4 से देख रहा हूँ तो इसके पास तो सिर्फ एक ही चॉइस बची 4 से बन जाने की, और इसमें कितने मूव्स लगेंगे, 3। तो मैंने जब एक आउटकम बनाया, एक डिस्ट्रीब्यूशन सक्सेसफुली क्रिएट करा, तो उसमें मैंने साथ साथ नंबर ऑफ मूव्स भी निकाले, तो इस केस में कितने बने, 10। तो अगर मैं, व्हाट वी कैन डू इज कि हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे सारे आउटकम्स में से मिनिमा निकाल सकते हैं, एंड मिनिमा वुड बी आवर आंसर, दिस वुड बी आवर आंसर, बिकॉज जब मैं सारे आउटकम्स देख ले रहा हूँ तो आई एम कंसिडरिंग एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ एवरी डिस्ट्रीब्यूशन। once I have considered all the distribution and I have calculated answer for every distribution, then I am finding the minima। मैंने सारे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैलकुलेट करे नंबर ऑफ मूव्स,
ऐसे वंस आई हैव कैलकुलेटेड द मूव्स आई एम कंपेयरिंग इट विद माई मिनिमम। मिनिमम क्या होगा मेरा आंसर, आंसर में मेरे मिनिमम नंबर ऑफ मूव स्टोर्ड होंगे। और जब भी मैं किसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आंसर कैलकुलेट कर रहा हूँ देन आई वुड कंपेयर इट विद द आंसर। वो कैसे करूँगा मैं, लेट से मेरा आंसर ये है तो मैं क्या करूँगा, मैं मिनिमम निकालूंगा। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन फाइंड द मिनिमम। तो मिनिमम में क्या है भाई, आंसर की करंट वैल्यू या फिर करंट, लेट से मेरे को करंट मूव्स लगे तो इसको मैं करंट मूव्स कह देता हूँ। और करंट मूव्स इन दोनों को यूज करके मैं आंसर फाइंड करूंगा। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है वेयर वी आर कंसिडरिंग ऑल द केसेस, और कितने केस बन रहे हैं, एन फैक्टोरियल केस बन रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड ऑब्वियसली रन आउट। तो हमें एक ऑप्टिमाइज अप्रोच इसमें सोचनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऑप्टिमाइज अप्रोच देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो देखो एक चीज़ समझ में आ रही है हमें कि 274 पे हमारे स्टूडेंट्स खड़े हैं, 315 पे हमारी सीट्स हैं, तो क्यों ना हम इन्हें बाय पोजीशन सॉर्ट करके देख ले, एक बार करके देख लेते हैं। तो अब ये भी तो सेम बात ही रही, पहले मैंने बोला एक स्टूडेंट 2 पे है, फिर 7 पे, फिर 4 पे है। मैंने बोला अब एक स्टूडेंट 2 पे है, एक 4 पे और एक 7 पे है, तो बात तो सेम ही है। पहले मैं क्या कह रहा था, मैं 4 वाले स्टूडेंट को बाद में ले रहा था, अब मैंने उसको पहले ले लिया 7 से। पर मेरे स्टूडेंट्स की पोजीशन तो अब भी सेम है। सिमिलरली मैं सीट के लिए भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये कर लिया, मैंने सीट्स को भी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया या फिर नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सिमिलरली मैंने स्टूडेंट्स को भी नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया। आई होप आपको सॉर्ट पता होगा, सॉर्ट इज जस्ट अरेंजिंग नंबर ऑफ इन नॉन डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे हमने नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन्हें सॉर्ट कर लिया। ठीक है, चलो इतना तो समझ में आ रहा है। अब अगर मैं देखूंगा तो एक चीज अगर आप नोटिस करोगे, ये जो फर्स्ट इंडेक्स पे सीट है, ये जीरोथ इंडेक्स इज फर्स्ट इंडेक्स, सॉरी सेकंड इंडेक्स, तो जीरोथ इंडेक्स पे जो सीट है और जो स्टूडेंट है, तो क्या जो स्टूडेंट जीरोथ इंडेक्स पे है या फिर जीरोथ इंडेक्स पे जो पोजीशन लिखी है उस पर खड़ा है, तो जीरोथ इंडेक्स पे यहाँ क्या पोजीशन है, 2। ठीक है, 2 ही तो है यहाँ पे जीरोथ इंडेक्स पे। तो स्टूडेंट जो 2th पोजीशन पे खड़ा है, तो क्या उसके लिए ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच ये नहीं होगी या फिर बेटर ऑप्शन ये नहीं होगा कि वो जो सीट जिसकी पोजीशन जीरोथ इंडेक्स पे आ रही हो, यानी सबसे पहले इंडेक्स पे जिसकी पोजीशन आ रही हो, उस पे चला जाए। मेरा कहने का मतलब है जो स्टूडेंट सबसे पहली वाली पोजीशन पे खड़ा है, वो सबसे पहले वाली पोजीशन की सीट पे चला जाए, है ना। क्योंकि ये वाली सीट सबसे ज़्यादा किसके पास होगी, अगर देखो दो केसेस हो सकते हैं। एक केस तो ये हो सकता है पोजीशन ऑफ सीट इज लेस देन पोजीशन ऑफ स्टूडेंट, है ना। तो इस केस में तो ये सीट हमेशा पहले वाले स्टूडेंट के पास होगी, ये पहले वाले स्टूडेंट की पोजीशन है, जीरोथ स्टूडेंट की पोजीशन है और ये जीरोथ सीट की पोजीशन है। तो अगर पोजीशन ऑफ जीरोथ सीट इज लेस देन पोजीशन ऑफ जीरोथ स्टूडेंट, ऑब्वियसली पोजीशन ऑफ जो हमारा जीरो स्टूडेंट है उसे इस सीट पे जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई और स्टूडेंट इस सीट पे जाएगा तो उसे ज़्यादा मूव कवर करने पड़ेंगे, है ना। तो लेट से अगर मेरा ये वाला स्टूडेंट जो कि 4 पोजीशन पे है, वो अगर इस 1 पोजीशन वाली सीट पे जाएगा तो इसे 3 मूव करने पड़ते हैं, वेयर इसे 1 मूव करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये बात समझ में आती है आपको। ठीक है, तो इस केस में तो पक्का भाई ये होना चाहिए। तो दूसरा केस ये हो सकता है भाई कि पोजीशन ऑफ जीरो सीट इज ग्रेटर देन पोजीशन ऑफ जीरो स्टूडेंट। तो इस केस में क्या करना चाहिए भाई, अभी तो ये था कि भाई सीट जो थी वो स्टूडेंट से पहले थी, तो यही सबसे पहले वाला स्टूडेंट को ही जाना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि कोई पीछे वाला स्टूडेंट जाएगा तो उसको और टाइम लगेगा जाने में और मूव्स लगेंगे। लेकिन अगर सीट जो है वो मान लो कि स्टूडेंट की पोजीशन से आगे है, मतलब यहाँ पे 2 ना होकर कुछ और होता। तो एक बात मुझे बताओ, अगर एक कोई स्टूडेंट यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और मान लो कि पहली वाली सीट कहाँ पे, वो यहाँ पे, और फिर मान लो कि आगे स्टूडेंट्स खड़े हैं कुछ, ठीक है, कुछ स्टूडेंट खड़े हैं, तो अगर मैं फर्स्ट स्टूडेंट को ना लेके किसी और स्टूडेंट को यहाँ पे ले आता हूँ और आगे मान लो कुछ सीट्स हैं मेरे पास, यहाँ पे कुछ सीट्स हैं,
फिर मैंने क्या करा, अब मेरे को फर्स्ट स्टूडेंट को कोई ना कोई सीट तो अलोकेट करनी पड़ेगी ना। अगर मैं सेकंड स्टूडेंट को इस वाली सीट पे ले आता हूँ तो इसको भी तो कहीं ना कहीं भेजूंगा, तो इसको यहाँ भेजूंगा। तो क्या ये एक एक्सपेंसिव सोल्यूशन नहीं है एज कम्पेयर टू दिस? देखो एक बार कि भाई मैंने वापस वही सेम ऑर्डर बना दिया, ठीक है। अब की बार क्या करा मैंने, इस स्टूडेंट को यहाँ पे लिया और स्टूडेंट को यहाँ पे लिया, तो रैदर देन ये यहाँ पे जा रहा है और ये यहाँ पे आएगा, सब अपनी पास पास वाली सीट पे ही जा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार मुझे बताओ कि अगर ये यहाँ पे जाता, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे जा रहा है, और ये यहाँ पे आ ही रहा था तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे आ रहा है, तो इस कौन सी अप्रोच आपको लगती है जो लेस एक्सपेंसिव होगी मेरे को, एज कंसिडरिंग मूव्स मूव्स को कंसिडर करते हुए लेस एक्सपेंसिव कौन सी अप्रोच? ऑब्वियसली ये वाली है। क्यों? इसको तो डबल रास्ता कवर करना पड़ रहा है, इसको बस पहले ही क्या यहाँ से लेके यहाँ तक जाना पड़ रहा है, ठीक है। और इस केस में तो बस इसे यहाँ पे जाना पड़ रहा है, और बाय इन दी एंड किसी को ये रास्ता तो कवर करना ही था, ठीक है। तो ये इसने कवर किया यहाँ से, तो अब की बार हमने सेकंड स्टूडेंट को ही पहुंचा दिया ना इस सीट पर। तो ऑब्वियसली ये वाली जो अप्रोच है ये लेस एक्सपेंसिव अप्रोच है। देखो ये वाला जो सोल्यूशन है ये लेस एक्सपेंसिव है ना, क्योंकि सब दोनों अपनी पास पास वाली सीट पे जा रहे हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे भेजता घुमा के कि भाई तू यहाँ पे जा और तू यहाँ पे जा, तो ऑब्वियसली दिस वुड बी मोर कॉस्टली, ठीक है। तो हमें ये बात तो समझ में आ रही है। तो अब एक चीज़ समझ में आई आपको कि आईएथ इंडेक्स पे जो सीट की पोजीशन है वो हमेशा आईएथ इंडेक्स वाले स्टूडेंट के पास ही जाएगी। एक बार सोच के देखो, अगर मेरे पास कोई सीट है वो आईएथ इंडेक्स पे है, ठीक है, और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई I+1 इंडेक्स वाला स्टूडेंट यहाँ पे आए, तो ऑब्वियसली कोई किसी ना किसी स्टूडेंट को 0 से I के बीच में जो स्टूडेंट है इनमें से किसी ना किसी को आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई पीछे से एक स्टूडेंट आया, इसने इन सब में से कोई एक सीट ले ली, ठीक है। उसने इन सब में से कोई एक सीट ले ली। अब यहाँ पे कितनी सीट बची? यहाँ पे I-1 सीट बची, तो सबके लिए सीट तो है नहीं, तो इनमें से किसी एक को आगे जाना पड़ेगा। तो हमेशा वो कॉस्टली नहीं होगा, रैदर देन मैं इसी को आगे भेज दूँ और इन सब में ये सारी सीट्स रख लूँ, है ना। तो ये चीज़ में अगर मैं करता रहूँगा, सिमिलरली I-1 के लिए भी ट्रू होगा, I-2 के लिए भी ट्रू होगा, और इन दी एंड 0 के लिए भी ट्रू होगा, है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको कि बेस्ट अप्रोच क्या है। जो 0th इंडेक्स पे जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ स्टूडेंट, उसके लिए बेस्ट आंसर है टू टेक द पोजीशन ऑफ सीट एट द 0th इंडेक्स, ठीक है। सिमिलरली फर्स्ट इंडेक्स पे भी यही होगा, और ऐसे करके इन दी एंड nth इंडेक्स के लिए भी ये चीज़ ट्रू होगी, ठीक है। तो ये स्क्रॉल हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। पी एन के लिए भी, पी एस टी के लिए भी ये चीज़ ट्रू होगी, ठीक है। तो अब इसे करने का क्या तरीका है? इसे करने का बहुत आसान तरीका है। एक बार हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि भाई आईएथ इंडेक्स पे जो पोजीशन ऑफ स्टूडेंट है और वो पोजीशन ऑफ सीट है, तो उसी स्टूडेंट को जो आईएथ इंडेक्स पे है उसे पोजीशन ऑफ सीट पे ही पहुंचाना पड़ेगा, और कोई हमारे पास बेटर या लेस एक्सपेंसिव अप्रोच नहीं है, वो हमने यहाँ से देखा, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं हम? हमें कुछ नहीं करना, अब हम हर एक इंडेक्स पे जाएंगे 0 1 से लेके आई तक N-1, और हमें क्या करना है, बस मूव्स कैलकुलेट करने हैं कि भाई जो जो स्टूडेंट इस पोजीशन पे खड़ा है उसको इस सीट तक पहुंचने में कितने मूव्स लगेंगे। तो वो क्या होगा, पोजीशन ऑफ स्टूडेंट माइनस पोजीशन ऑफ सीट का एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो ना, तो अगर पोजीशन ऑफ स्टूडेंट जो ये अगर आंसर ओवरऑल नेगेटिव भी आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे हम, और ऐसे हर एक इंडेक्स के लिए देख लेंगे और उसको आंसर में ऐड कर देंगे अपने फाइनल आंसर में, और इससे हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। एक बार इसका कोड देख लेते हैं। हम्म, तो इस विंडो को मैं एडिटर वाली मूव विंडो को मैक्सिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। मैं अपने
आंसर को अभी 0 से इनिशियलाइज करता हूँ, और क्योंकि हमें सॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं सॉर्ट कर देता हूँ दोनों एरेज को। आई होप आपको सॉर्टिंग पता होगी सबको। ठीक है, मैंने सीट्स को तो सॉर्ट कर ही दिया है, अब स्टूडेंट्स की पोजीशन को भी सॉर्ट कर देते हैं। सॉर्ट, वंस दिस इज डन, ठीक है, अब मेरे को पता ही है मेरे को जो स्टूडेंट मेरी ith पोजीशन पे है उसे कौन सी सीट पे जाना चाहिए, उसी सीट पे जाना चाहिए जिसकी पोजीशन ith नंबर पर आ रही है सॉर्ट होके। तो मेरे को क्या करना है, बस इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। जो स्टूडेंट ith पोजीशन पे है अभी इस टाइम सॉर्ट होने के बाद, वो ith पोजीशन वाली सीट से कितना दूर है। तो क्योंकि सीट्स और स्टूडेंट हमेशा बराबर रहेंगे तो मैं सीट्स के साइज तक आइटरेट कर लेता हूँ और बस डिफरेंस निकाल लेता हूँ। सीट्स के नाम से ही है ना, स्टूडेंट्स आई, बस इतना कर लिया मैंने। और वंस दिस इज डन, मेरे को अपना सबसे लेस एक्सपेंसिव, सबसे लेस कॉस्टली अप्रोच मिल गई, या सबसे लेस कॉस्टली ऑपरेशन मिल गया, जिससे कि मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को अपनी क्लोजेस्ट सीट पर पहुंचा सकूं। ठीक है, एक बार रन करके देख लेते हैं। कुछ कंपाइलेशन एरर आ रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एंड की स्पेलिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गई है, कोई बात नहीं, दूसरे केस में तो सही है। ठीक है, तो हमारे सैम्पल केसेस तो रन कर ही रहे हैं, तो एक काम करते हैं, सबमिट भी करके देख ही लेते हैं। ठीक है, तो सिंस हमारी जो सोल्यूशन है वो एक्सेप्ट हो चुका है, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई होप आपको आज का सोल्यूशन समझ में आएगा। बाय बाय।